हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, सेम वैसे ही इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न, महिला व पुरुषों में क्रोमोसोम के कितने जोड़े एक समान होते हैं? अब कुछ को लग रहा होगा यहाँ पर 23 आंसर होगा, 23 जोड़े। कुछ को लग रहा होगा 22 जोड़े। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में एक क्लू दिया हुआ है। कह रहा है कितने जोड़े समान होते हैं, कितने जोड़े समान होते हैं। अगर यहाँ पर महिला की केवल बात की गई होती तो 23 जोड़े लगाते, अगर पुरुष की बात की गई होती तो आप 23 जोड़ी लगाते। लेकिन यहाँ कर कहा गया है कि महिला व पुरुष दोनों में समान, यानी कि जो 22 गुणसूत्र होते हैं हमारे, वो समान होते हैं। लेकिन एक जो हमारा गुणसूत्र होता है जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, ठीक है, वो असमान होता है। बाकी हमारे 22 जोड़ी जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो महिला और पुरुष में समान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन जब पढ़ना है एग्जाम में तो पूरा पढ़ना, कहीं जल्दबाजी में अपना महिला और पुरुष में क्रोमोसोम कितना होते हैं 23 जोड़ी आंख बंद करके मार दिया। तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कुछ को लग रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर 23 होगा, 23 जोड़े, लेकिन नहीं, यहाँ पर समान कहा गया है। महिला और पुरुष में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होता है। और एक जो हमारा अलग होता है वो होता है एक्स एक्स, और एक होता है एक्स वाई। तो एक्स एक्स होता है महिला का और एक्स वाई होता है पुरुष का। तो जो एक्स वाई हमारा गुणसूत्र होता है, इसी से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। पिता के गुणसूत्र द्वारा ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना जरूर होगा कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो माता के गुणसूत्र से होता है या पिता के। तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिता के। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? 22 जोड़ी। क्या हो जाएगा? 22 जोड़ी। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे जीन पियाजे साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो हमारी गुलामगिरी पुस्तक है, ये ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई हमारी पुस्तक है गुलामगिरी। कौन सी है? गुलामगिरी। इसे हमारे ज्योतिबा फूले साहब ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जो हमारा मंदिर प्रवेश आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, बी हमारा है दादा भाई नौरोजी, सी हमारा है भीमराव अम्बेडकर एंड डी हमारा है रामा स्वामी नायकर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत से लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमको खुद नहीं पता था, क्योंकि मंदिर प्रवेश आंदोलन मैंने पहली बार इस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में देख रहा हूँ। मैं पहली बार में भी इस मंदिर प्रवेश आंदोलन को आज पढ़ रहा हूँ। तो इसे 2 मार्च 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2 मार्च 1930 में। मैंने भी पहली बार इस प्रकार का आंदोलन का नाम सुना था कि मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 2 मार्च 1930 को चला था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बालिकाओं को उनके विवाह के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? यानी कि जो यूपी में रहने वाली लड़कियां होती हैं, ठीक है, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनकी अगर शादी होती है तो हमारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा जो योजना है उसके तहत कितना पैसा दिया जाएगा? तो वो हमारी जो राशि थी वो ऑप्शन नंबर बी 1,10,000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 1,10,000 रुपया प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सबसे अच्छी योजना हमको लगी, क्योंकि इसमें क्या है, लड़की की सहायता की जाती है। अगर कोई गरीब लड़की है तो कम से कम उसकी शादी तो हो जाएगी। सबसे अच्छी योजना हमको लगती है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 1,10,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये हमारी आई थी 1 अप्रैल 2019 को। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आई थी। कब आई थी? 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट है, हाइपरमेसिस ग्रेविडरम किसे बोलते हैं? ग्रेविडरम किसे बोलते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविडरम किसे कहा जाता है? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। गर्भावस्था के दौरान जब उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। गर्भावस्था के दौरान उल्टी होना। अच्छा, ये बताइए कि गर्भावस्था में जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो कितने मंथ बाद उसे उल्टी, यानी कि मॉर्निंग में
4 या 5 बजे उसे उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये किस मंथ के स्टार्टिंग में देखा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गर्भावस्था के दौरान जब उल्टी होना स्टार्ट होती है महिला को, तो किस महीने में उल्टी होना स्टार्ट होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को आहार में नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन तो आप आँख बंद करके मार देंगे। क्या? आँख बंद करके। क्योंकि गर्भवती स्त्री को आहार में नहीं लेना चाहिए। अंडा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ताज़े फल सब्जियां खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। दूध दही पनीर बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन पकवान कम खाना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री हो, पकवान मतलब कहने का है आप बाहर जो जंक फूड खाते हैं, जैसे हो गया पिज्ज़ा बर्गर, कुछ भी खाते हैं, मतलब तली भुनी चीज़, समोसा, कुछ भी खाते हैं, तो वो पकवान से बचिए। आपको गर्भावस्था के दौरान पकवान से बचना है, और आपको जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो खाने से, अंडा हो गया, फल सब्जियां, दूध दही पनीर हो गया, आप इन चीज़ का सेवन करेंगे। क्योंकि आप गर्भावस्था में हैं, तो आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी पोषण हो रहा है गर्भ के अंदर। तो आप जो खाएंगे वही बच्चे को भी लगेगा। इसलिए आपको ज़्यादा तीखा, जला भुना तला सा नहीं खाना है। आपको सिंपल खाना खाना है, और वो खाना खाना है, वो भोजन करना है जो आपकी सेहत के लिए स्वास्थ्यप्रद हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? जो हमारा भ्रूण होता है वो माँ के शरीर से किससे जुड़ा रहता है? तो हमारा होता है गर्भनाल। क्या होता है? गर्भनाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन क्या है? अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक आपको चैप्टर करवाया था, सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल। अभी मैंने कल वीडियो अपलोड की थी। अगर वो लोग आप वीडियो देखे होंगे तो पक्का इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन और औपचारिक दोनों प्रकार के साधन बताए थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अनौपचारिक साधन इसे होता है हमारा, जो हमारी जैसे अनौपचारिक साधन वो होते हैं, जैसे धर्म हो गया, परंपराएं हो गई, संप्रदाय हो गया। अब लिख लीजिए, अब लिखिए कि अनौपचारिक जो साधन होते हैं वो हमारे होते हैं धर्म, प्रथाएं, संप्रदाय। क्या होती हैं? धर्म, प्रथाएं, संप्रदाय। ये हमारी अनौपचारिक साधन होती हैं सामाजिक नियंत्रण के लिए। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक जैसे राज्य हो गया, राज्य का कानून हो गया, पुलिस हो गया, शिक्षा हो गई, ये हमारे क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं, जिनकी मतलब कहीं ना कहीं समाज में औपचारिकता होती है। जैसे हमारा कानून हो गया, शिक्षा हो गई, राज्य हो गई, ये हमारे क्या हैं? अनौपचारिक न होकर हमारे औपचारिक साधन होते हैं। क्या है? औपचारिक होते हैं। अनौपचारिक क्या है हमारा? धर्म हो गया, ठीक है, परंपराएं, संप्रदाय। आप लिखिए कि अनौपचारिक साधन, उसके आगे लिखिए धर्म, ठीक है, परंपराएं, संप्रदाय। और औपचारिक साधन क्या है? कानून है, शिक्षा है, राज्य है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म। ये हमारा अनौपचारिक साधन होता है। जब हम सामाजिक नियंत्रण पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से ये सब डिस्कस किया था। तो आप जब तक थ्योरी क्लास नहीं करेंगे तब तक आपके MCQ टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आएंगे एग्जाम, आप नहीं कर पाएंगे। आपको हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप जब तक थ्योरी क्लास नहीं पढ़ पाएंगे तब तक अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, बहुविवाह कितने प्रकार के होते हैं? बहुविवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक होता है बहुपति विवाह, दूसरा हमारा होता है बहुपत्नी विवाह। तो ये हमारे 2 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं बहु के रूप में। बाकी विवाह तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बहु विवाह के नाम पूछा है। वरना विवाह तो आदर्श विवाह, ब्रह्म विवाह, पाश्चात्य विवाह, तमाम प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन यहाँ बहु विवाह केवल 2 ही होते हैं, एक बहुपति, एक बहुपत्नी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, उच्च जात के पुरुष का निम्न जात की महिला के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? मैंने कितनी बार बताया है, उसे हम अनुलोम विवाह की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अनुलोम विवाह। क्या हो जाएगा? अनुलोम विवाह। नेक्स्ट है, जातिगत जातिगत असमानताओं से उत्पन्न समस्याएं होती हैं। क्या होती हैं? निम्न जातियों का शोषण, बिल्कुल सही है। व्यापक निरक्षरता, ये भी सही है। सामाजिक पृथक्करण में वृद्धि यानी कि बदलाव। पृथक्करण मतलब क्या होता है? समाज में एक हमको चेंजेबिलिटी देखने मिलती है कि हाँ ये अलग हैं, ये अलग जाति के हैं, उनका पृथक्करण में वृद्धि होती है। ठीक है, हम लोग वर्ग के हिसाब से लोगों को आपस में बांट देते हैं, तो पृथक्करण क्या हो गया? वृद्धि होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, कितने वर्ष में शिशु की छाती की जो परिधि होती है वो सिर की परिधि के बराबर होती है? यानी कि जो शिशु होता है उसका जो वक्ष स्थल होता है यानी कि जो चेस्ट होता है उसकी सिर की परिधि के बराबर होता है। तो हमको 2 वर्ष में देखने को मिलेगा। जब बेबी 2 वर्ष का हो जाता है तो उसका सीने का जो साइज होगा वो उसकी सर की साइज़ के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
मस्तक अधोमुखी विकास क्रम से क्या संबंध है? मस्तक अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी मतलब क्या होगा? मस्तक से माथ से धड़, यानी कि समझ लीजिए मस्तक अधोमुखी, मस्तक से नीचे की ओर, यानी कि पहले मस्तिष्क का विकास फिर धड़ का विकास। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, मस्तक अधोमुखी, मस्तक के नीचे का मुख, मतलब मस्तक पहले आएगा, मस्तिष्क पहले आएगा, उसके बाद आपका धड़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने माह में बालक नेत्रों का समन्वय करना सीख जाता है? कि अपने नेत्रों से इशारा करना सीख जाता है। अगर कोई उसको वस्तु अच्छी लगती है तो लगातार उसको देखता रहता है। अगर झूले में पड़ा है, पालना में पड़ा है, तो अपने नेत्रों का संचालन किस मंथ में करने लगता है? तो हमारा 3 से 4 माह का जब बच्चा हो जाएगा, जैसे बच्चा नवजात है, उसके बाद बच्चा 3 से या 4 महीने का हो जाता है, तो अपने नयनों का संचालन करना स्टार्ट कर देता है। मान लो अगर किसी प्रकार की आवाज़ आती है तो बच्चा जस्ट उधर अपनी आंखें मोड़ लेता है, उसको पता चलता है कि हाँ इधर से आवाज़ आ रही है, इधर से कोई हमको पुकार रहा है। मतलब क्या है, अपनी आंखों का संचालन करने लगता है, जानने लगता है कि आवाज़ किधर से आई, किधर से कोई हमको डांट रहा है। मतलब वो आंखों का संचालन करना स्टार्ट कर देता है। ये 3 से 4 माह में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक संवेगों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्राथमिक संवेगों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी वाटसन साहब एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने क्या दिया था? प्राथमिक संवेगों का सिद्धांत दिया था। तो आप जहाँ पर इस सिद्धांत लिख रहे हैं, जहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वहाँ पर इस स्टेटमेंट को फिर लिख लीजिए। मैं आपसे बार बार ये गुजारिश क्यों करता हूँ कि आप चीज़ें एक जगह लिखिए। जब चीज़ें आप एक जगह लिखेंगे तो आपको आसान नहीं, याद करने में बड़ी आसानी होगी। ना मानो तो आप रिवीजन करके देख रहे होंगे कितना आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। जब चीज़ें मान लो आप यहाँ सिद्धांत आज इस पेज पे लिखे, फिर अगले पेज पे वहाँ लिखे, तो इस बार आप ढूंढते रहेंगे और दोनों स्टेटमेंट में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब एक पास चीज़ें लिखी होंगी तो आप ऊपर लाइन पढ़ेंगे, फिर नीचे पढ़ेंगे, तो उसमें डिफरेंस कर पाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और यही अगर आप एक स्टेटमेंट यहाँ पेज पे लिख रहे हैं, एक 10 नंबर पेज पे लिख रहे हैं, 15 नंबर पेज पे लिख रहे हैं, तो आप ढूंढते रहेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको गुस्सा भी लगेगी, क्योंकि बार बार नोट्स पलटना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा आपसे कि आप चीज़ों को एक जगह लिखिए। ठीक है, अब एक लेकर से मानो हमने बताया कि बुक हम आपको पढ़ाते हैं कभी कभी दिवस की, आज बताओ कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विश्व विश्व दुग्धपान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने जैसे आपको कभी दिवस के बारे में बताया, तो आप दिवस एक पन्ने पे लिख लीजिए कि उस जितने भी दिवस एग्जाम में पूछे जाने हैं, आप जब दिवस एक जगह पे लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। चीज़ों को अलग अलग न लिखते हुए एक जगह कंबाइन होकर लिखे, देखिए कितना पढ़ने में मजा आता है, शॉर्ट नोट बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाटसन साहब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतम होता है? किशोरा मतलब जैसे हम लोग हो गए एडोलसेंस में, सबसे ज़्यादा संवेग जो होता है वो होता है प्रेम और स्नेह का। सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह का संवेग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रेम व स्नेह। नेक्स्ट है, संवेगात्मक प्रभुत्व पर नियंत्रण करने वाला कारक क्या है? क्या कारक है? तो यहाँ पर प्रशिक्षण एवं निर्देशन बिल्कुल सही है, वातावरण कारकों पर ये भी सही है, अनुकरण द्वारा यानी सीखने द्वारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी हमारे कारक होते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु की श्वसन गति क्या होती है? यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम उसकी जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है, यानी कि शिशु की श्वसन दर है, वो कितनी होती है? वो हमारी 40 से 45 प्रति मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 40 से 45 बार सांस लेता छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, रुबैला या जर्मन मीमल्स के लक्षण क्या होते हैं? एक रुबैला बीमारी होती है, ये तो इसमें ये होता है कि रुबैला जो बीमारी होती है, इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ए है जून के पहले सप्ताह में, बी है अगस्त के पहले सप्ताह में, सी है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, एंड डी हमारा जनवरी के दूसरे सप्ताह में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की लंबाई कब दोगुनी हो जाती है? यानी कि बच्चा किस उम्र में अपने लंबाई का दोगुना हो जाता है? तो हमको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
न्यूनेट नवजात किस आयु का शिशु होता है, यानी कि न्यूनेट हम किसे बोलते हैं, न्यूनेट हमारा इंग्लिश में होता है, उसे हिंदी में नवजात, यानी किस आयु को हम नवजात बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग कर जाएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 0 से जो 4 सप्ताह का बच्चा होता है उसे हम न्यूनेट या नवजात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नवजात शिशु की देखभाल के लिए निम्न में क्या सलाह देगी। क्या सलाह देगी, बच्चे को धूप में रखना, गलत नहीं सलाह देगी। बी, ठंडे पानी से नहलाना, नहीं बिल्कुल गलत बात है। नवजात शिशु को गर्म रखना, ये भी सही है। डी ऑप्शन सभी। तो यहाँ पर नवजात की बात की गई है, तो नवजात जो छोटा बच्चा होता है उसको शिशु को गर्म रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यही सलाह एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देगी। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माँ को पहले दूध के बारे में क्या सलाह देगी। क्या सलाह देगी, पहला दूध नवजात शिशु के लिए घातक है, नहीं गलत है। दूसरा हमारा है, पहला दूध माँ के लिए घातक है, भी गलत है। शिशु को संक्रमण से बचाता है, ये सही है। शिशु में संक्रमण फैलाता है, गलत है। आप क्वेश्चन के आंसर देखो, आंसर कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। द लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। द लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ये द लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती थी, क्योंकि ये एक बहुत ही सोशलिस्ट, एक सच्ची ईमानदार वर्कर थी। ये जानते हो क्या होता था कि ये जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, जहाँ पर काम करती थी, वहाँ पर जो रोगी होते थे उनको देखभाल करने के लिए, अब की बात नहीं है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, कि जब वो मरीजों को देखने जाती थी तो अपने हाथ में लालटेन लेकर जाती थी। लालटेन, बहुत लोग जानते होंगे लालटेन क्या होता है। लालटेन मतलब लैंप, लैंप माने इंग्लिश में हो गया और लालटेन मतलब हिंदी में होता है। तो जब वो रोगी को देखने जाती थी तो उसको लैंप लेकर जाती थी, लैंटर्न लेकर जाती थी। तो इसी के वजह से उनका नाम पड़ गया द लेडी विद द लैंप। अगर रात के 2 बज रहे हैं तब भी वो रोगी का निरीक्षण करने के लिए जाती थी तो लैंप लेकर या लालटेन लेकर जाती थी, क्योंकि वो डॉक्टर थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, नहीं बताएंगे, मैंने 50 बार बता चुका, मैरस्मस एंड क्वार्टरसियोकर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है। किस विटामिन की कमी से बांझपन हो जाता है, वो हमारी विटामिन ई है। अगर महिला के शरीर में विटामिन ई की कमी है तो वहाँ पर उसको बांझपन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से थक्का नहीं जमता, विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है और विटामिन ई से रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। प्रोटीन का मूल घटक क्या होता है। प्रोटीन का जो मूल घटक होता है वो हमारा एमिनो एसिड होता है, यानी कि एमिनो अम्ल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन में 16 से 17% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में वसा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो वसा होती है, वसा मतलब तेल समझ लीजिए। जब भी आपके दिमाग में वसा की बात आए तो आप समझ लीजिए तेल घी की बात हो रही है। तेल घी जो हमारे चिकनी वाले पदार्थ होते हैं, चिकनाई वाले पदार्थ जो आपके किचन में मिलते हैं, वो हमारे सब वसा के स्रोत होते हैं। जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, रिफाइंड हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अत्यधिक तेल का सेवन करने से, अत्यधिक वसा खाने से आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, आपके अंदर चर्बी बढ़ जाएगी, फैट जम जाएगी, इसलिए फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं। आपने कहा होगा क्या, जब दो महिलाएं आपस में बात करती हैं क्या करें, हमारे बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गई। फैट मतलब वसा बढ़ गया, वसा मतलब आप तेल या घी का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, चिकनी पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं, इसलिए आपके वसा जम गई है और आप मोटे हो गए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिपिड के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड के अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो उसे हम वसा को रखते हैं। लिपिड जो होती है हमारा वसा के अंतर्गत रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। ये भी आप लोग सब जानते होंगे। जो लार में हमारा होता है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को मल्टोज में क्या करता है, तोड़ देता है, परिवर्तित कर देता है स्टार्च को मल्टोज में। तो कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए कि बताओ स्टार्च को मल्टोज में कौन तोड़ता है या परिवर्तित करता है, तो हमारा टाइलिन होता है। टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो मुंह में, लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृषण में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, यानी कि पुरुष हार्मोन क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हमारा वृषण में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, जिसे हम नर हार्मोन की संज्ञा देते हैं, यानी कि मेल हार्मोन की संज्ञा देते हैं। और जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ये महिला हार्मोन होता है, यानी कि मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाता है और एस्ट्रोजन हमारी होता है महिलाओं में पाया जाता है। पुरुष के वृषण में जो पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और जो महिलाओं में पाया जाता है मादा हार्मोन उसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है। और ये बताइए जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं उसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है, यानी कि दो हार्मोन को मिश्रित करके हमारा गर्भ निरोधक गोली बना जाती है, उसमें किन दो हार्मोन का मिश्रण होता है? कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस खनिज के कारण अनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि किस खनिज के कारण एनीमिया रोग हो जाता है? तो हमारा आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग होता क्या है? शरीर में खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं, यानी कि जब महिलाएं प्रसव कराती हैं, यानी कि जब महिला की डिलीवरी होती है, महिला की नहीं बच्चे की जो डिलीवरी होती है, महिला गर्भावस्था में होती है और उसका जब प्रसव होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है, रक्तस्राव हो जाता है। तो हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर देखने को मिलती है अत्यधिक डिलीवरी के समय अत्यधिक रक्त बह जाने से होती है। पहले क्या हुआ, क्योंकि महिला के शरीर में पहले से एनीमिया थी, मतलब उसके शरीर में पहले से खून की कमी थी, और जब उसका डिलीवरी हुआ, जब उसका प्रसव हुआ तो वहाँ पर अत्यधिक खून बह गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, पहले तो उसके शरीर में खून कम ही था, उसके बाद उसका जब प्रसव हुआ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रक्त बह गया। इससे क्या हो जाती है, महिला की कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जो गर्भावस्था के दौरान जो हमारी आशा एनएम कार्यकर्ता होती हैं वो महिलाओं को कैल्शियम और फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में देती हैं। इसलिए देती हैं क्योंकि उनके शरीर में एनीमिया ना होने पाए, खून की कमी ना होने पाए। अगर खून की कमी हो जाएगी तो उनकी दिक्कत हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है और उनकी मौत हो सकती है। ठीक, कैल्शियम की इसलिए क्यों हो सकता होती है भाई? आप बहुत सोच रहे हैं कैल्शियम की, आयरन तो हमारे खून को बढ़ाता है, लेकिन कैल्शियम क्यों? मैं बताऊं, जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उसके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है। ठीक है, और बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे के जब पेट में बच्चा होगा तो उसको अपनी हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होगी, यानी कि बच्चा जब पेट में है तो उसकी हड्डी निर्माण होगी, तो वहाँ पर कैल्शियम चाहिए बच्चे को। तो जब महिला के अंदर कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा, बच्चे की हड्डी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान जो एनएम कार्यकर्ता होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाले पदार्थों का और कैल्शियम की गोली और आयरन की जो फोलिक एसिड होती हैं सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवा होती है, कि महिला के शरीर में कैल्शियम और खून की कमी ना होने पाए, किसके उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्भावस्था में जो ज़रूरत होती है महिलाओं को और कैल्शियम की और फोलिक एसिड यानी कि आयरन की कमी होती है। खून की कमी को हम मेडिकल लाइन में एनीमिया बोलते हैं। इतना को समझाएं आपको, आशा करते हैं बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? अब आया गजब क्वेश्चन। विटामिन सी का आप तो स्रोत पढ़ के रखें कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो होते हैं विटामिन सी। ठीक, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो होते हैं विटामिन सी, लेकिन यहाँ पे कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं दिया है जनरली। ठीक है, तो विटामिन सी के में सब अच्छा स्रोत क्या होता है? अब आप तो पढ़ के रखे हैं नींबू, संतरा, ठीक है, आंवला, ये सब पढ़ के रखे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई आंसर है ही नहीं। तो आपको बता दें, टमाटर होता है, इसमें विटामिन सी मिलता है, टमाटर में विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी। और विटामिन सी कमी से होने वाला रोग जो होता है उसका भी रोग होता है। हाल ही में चिकित्सा गर्भपात संशोधन अधिनियम 2021 लागू किया गया। इसमें गर्भपात की अधिकतम अवधि घोषित की गई है। तो इसमें अवधि जो हमारी पहले 20 सप्ताह थी उसको बढ़ाकर हम अब 24 सप्ताह कर दिए हैं। इसलिए कर दी गई है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महिला के पेट में कोई गर्भावस्था में है तो वहाँ पर बच्चा का मतलब, मान लो कोई महिला है वो गर्भावस्था में है, ठीक है, तो उसके बाद उसने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें ये देखा कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की मिसकैरेज है या किसी प्रकार की उसके अंग में विक्षिप्ति है, तो सरकार ने अधिनियम दिया था कि मतलब अगर किसी प्रकार के 24 सप्ताह तक बच्चा हो जाता है तो उसे आप कह सकते हैं अधिकतम गर्भपात करवा सकते हैं। ठीक है, 24 सप्ताह तक। पहले जो हमारा ये नियम था वो 20 सप्ताह था, इसमें 4 सप्ताह की वृद्धि कर दी गई है, लगभग 28 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो 39 क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है?
देखो यहाँ यूपी की बात की गई है तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अगर यूपी की बात करेगा तो यूपी में जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो 77% रहती है। अब बात करेंगे भारत में यूपी का क्या स्थान है, यानी कि पूरे भारत में यूपी का कितना परसेंट रहता है। तो यूपी में पूरे भारत का 18.3% है यूपी में ग्रामीण। लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें केवल उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर रेशियो जो निकल कर आता है वो 77.73। आप समझने की कोशिश किया, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है जिस ग्रामीण जनसंख्या का वो हमारा है 18.63। और अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है वो 77.73% है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 77.37 होगा। और मैं बताऊं कि पूरे भारत में यूपी का जो स्थान है वो हमारा 18.63% है। ये पूरी यूपी का है भारत में, लेकिन ये यूपी के अंदर की बात की गई है। आप लोग क्वेश्चन का डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक परिश्रम करता है सबसे ज़्यादा। तो शरीर का जो सबसे ज़्यादा अंग परिश्रम करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, हमारा हृदय होता है। जिस दिन हृदय आपका काम करना बंद कर दिया, आप यहाँ से अलविदा हो जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या होता है, शरीर का जो हमारा हृदय है कभी भी नहीं बंद होता, ये हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन आप दुनिया से चले जाएंगे। तो क्या है कि सबसे अधिक परिश्रम कौन करता है, हमारा हृदय करता है, क्योंकि हृदय दिन रात पंप करता रहता है, कभी रेस्ट नहीं लेता है। जिस दिन रेस्ट लिया जिस दिन अपना आपका हृदय रेस्ट लेगा उस दिन आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब की गई थी। तो ये हमारी 2006 और 7 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो भारत की जो रैंक थी वो 135 थी। कितनी थी, 135, और 135 रैंक थी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में, 135 रैंक थी। नेक्स्ट क्या है, महर्षि चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे। जो हमारे महर्षि चरक थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड हमारे महर्षि चरक थे। नेक्स्ट है, हिप्पोक्रेटिक शपथ क्या होती है। जो हमारी हिप्पोक्रेटिक शपथ होती है ये क्या होती है, ये हमारी होती है स्वास्थ्य कर्मियों को दिलाई जाने वाली जो शपथ होती है उसे हम हिप्पोक्रेटिक शपथ कहते हैं। यानी कि जो जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हर लोगों को शपथ दिलाई जाती है कि हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, मतलब एक प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, उसे मेडिकल लाइन में हिप्पोक्रेटिक बोलते हैं। तो हिप्पोक्रेटिक जो होती है हमारी स्वास्थ्य कर्मियों को दिलाई जाने वाली शपथ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में असमानता की स्थिति नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किसे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया था। तो ये हमारी जो भी आशा कार्यकर्ता थी उन्होंने WHO ने उन्हें ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया था 2022 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है। 63 लाख, 70 लाख, 20। ये ऑप्शन गलत है भाई इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 63 लाख कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन गलत है। 70 लाख भी नहीं होगी, 20,000 होगी नहीं, 30,000। तो इसमें सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लगभग, इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश में जो आशा कार्यकर्ताओं की संख्या है वो लगभग 1,63,000 है। 1,63,000 यहाँ पर समझो ये होगा, यहाँ पर 1,63,000 आप लिख लीजिए कॉपी में कि यूपी में जो आशा कार्यकर्ताओं की संख्या है वो 1,63,000 है। कितनी, 1,63,000 है, क्योंकि भारत देश में नंबर 1 पे पहले यूपी आता है, उसके बाद आपका बिहार आता है। बिहार में लगभग 89,000 आशा कार्यकर्ता हैं और आपके यूपी में 1,63,000 हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 1,63,000, ठीक है। और बिहार में कितनी है, 89,000 लगभग आशा कार्यकर्ता हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 63 लाख, ये लाख हटाइए, यहाँ पर 1.63 लाख लिख लीजिए, यानी 1,63,000 लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, मतलब अकॉर्डिंग टू द 1,63,000 आप लिख लीजिए, बस काम खत्म। नेक्स्ट हमारा है, देश का ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ कोई भी आशा कार्यकर्ता नहीं है। तो हमारा सिर्फ गोवा है, गोवा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गोवा हमारा हर घर प्रमाणित वाला पहला स्टेट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है। ये है, बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। गर्भ निरोधक और यौन संरक्षण के लिए महिलाओं को परामर्श देना, बिल्कुल सही बात है। टीबी रोगों के प्रतिदिन दवाई उपलब्ध करना भी सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हमारा नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये हमारा मार्च 2007 में हुआ था। कब? मार्च 2007 में हुआ था। मार्च के महीने में 2007 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। आंखें बंद करके मार दीजिए। नेक्स्ट है मिशन वात्सल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हमारा मिशन वात्सल था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों का स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना, ये भी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल थे ये भी सही है। बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील सहायक और समकालिक परतंत्र को बढ़ावा देना, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मिशन वात्सल यही था। बाल संरक्षण सेवा योजना का नाम क्या है? तो इसका भी नाम ऊपर भी मैंने बात किया, तो इसका जो मिशन वात्सल नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? जब जहाँ पर आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप डेज लिख रहे हैं, दिवस लिख रहे हैं, वहाँ पर इस डेज को भी आप ऐड कर लीजिए कि विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है हमारा 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी हमारी 31 जनवरी 1992 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है नवरोज क्या है? तो ये हमारा पारसियों के लिए नया साल का जश्न होता है। जो हमारे पारसी समुदाय के लोग होते हैं जो अपने नए साल का जश्न मनाते हैं उसे हम नवरोज कहते हैं। नवरोज त्यौहार होता है ये हमारा पारसियों का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इसमें 136वें स्थान पर रखा गया है। और कितने कितने देशों में से? 146 देशों में से। कितने? 146 देशों में से भारत को 136वें स्थान पर रखा गया है, पायदान पर रखा गया है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है? जो मौसमी बेरोजगारी होती है इससे क्या आशय है? इससे यह आशय है कि साल में कुछ खास मौसम में के दौरान बेरोजगार होना। यहाँ भाई साल क्या पूरा पूरा साल ही बेरोजगार बैठे हैं। मौसमी बेरोजगारी तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरा साल बेकार बैठे रहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो साल में कुछ खास मौसम के दौरान बेरोजगार होना। ठीक है, मान लो फसल कटाई हो रही है तो उस दिन आदमियों को खेती में काम मिला, अब खेती 3 महीने में लगी रही तो बेरोजगार तो बैठे, तो क्या मौसम के हिसाब से उनका बेरोजगारी है। अगर फसल कटी ठीक है तो उनको काम मिल रहा है, फसल लगी, फसल लगने के बाद 2-3 महीने तो फसल लगी रहेगी, नहीं तो कोई काम नहीं रहेगा। तो क्या है मौसम के हिसाब से उनको बेरोजगार होना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये हमारी योजना जो आई थी हमारी 2015 में आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तर बालकाल की अवस्था क्या होती है? आंख बांध करके मर दीजिए 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भावस्था धारण होने के लक्षण क्या है? मासिक धर्म रुक जाना, बिल्कुल सही है। जी मिचलाना, ये भी सही है। स्तनों के आकार व प्रकृति में परिवर्तन, वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे गर्भावस्था धारण के होने के संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है विषाक्तता की समस्या गर्भावस्था कितने माह के बाद प्रारंभ हो जाते हैं? यानी कि कितने माह के बाद हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 से 5 महीने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में मां के धूम्रपान करने से शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर गर्भावस्था में मां कोई भी मादक पदार्थ ले रही है, कोई भी धूम्रपान कर रही है तो उससे क्या होगा? उससे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे ये होगा कि जब बच्चा पैदा होगा वो अपरिपक्व होगा, नहीं कि इमेच्योर बेबी होगा। जो बेबी पैदा होगा उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होगी, किसी प्रकार का अंग का मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा दिव्यांग हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपरिपक्व शिशु के जन्म होने की संभावना। अपरिपक्व मतलब होता है जन्म से पहले बच्चा, मतलब 9 मंथ का बच्चा होता है जनरली। 9 बच्चे का जो हमारा पीरियड होता है 9 मंथ का होता है कि बच्चा 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। लेकिन कभी कभी यह होता है बच्चा, आप जो महिला है वो नशीले पदार्थों का सेवन करती है तो बच्चा जन्म से यानी कि जन्म समय से पहले ही पैदा हो गया, यानी कि 9 महीने से बल्कि 8वें महीने में पैदा होगा तो बच्चा वहाँ पर अपरिपक्व होगा, इमेच्योर होगा और उसमें किसी प्रकार की अंग की विक्षिप्ति भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चेचक का टीका शिशु के जन्म के कितने समय दिया जाता है? तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी 4 सप्ताह यानी 28 दिन में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वीनिंग क्या है? वीनिंग होती है जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को, ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो धीरे धीरे अपना दूध जो बच्चे से पिलाने से क्या करती हैं? छुटकारा पाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे माता धीरे धीरे दूध बच्चे से छुड़ाती है, उसे वीनिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा तत्व माता के दूध में नहीं पाया जाता?
कैल्शियम भरपूर मात्रा में, आयरन भरपूर मात्रा में, विटामिन ए भरपूर मात्रा में, विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? आपने घर में आप कभी दूध ला कर रख दीजिए, ठीक है, उसमें आप खट्टा पदार्थ डाल दीजिए। आप देखो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो आप घर में दूध रखिए और उसमें दूध जब गर्म हो जाए तो उसमें आप 2 बूंद क्या डाल दीजिए? नींबू का रस डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। तो आपको ऐसे पढ़ना है, दूध में विटामिन सी पाया ही नहीं जा सकता। अगर विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा, रुकेगा नहीं। तो माँ के दूध में कैल्शियम, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट वसा सब मिलता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता। अगर विटामिन सी होगा तो माँ का दूध फट जाएगा, बच्चा के नुकसान कर जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई खट्टे पदार्थ दूध को फाड़ देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा घर में जब मम्मी लस्सी बनाती हैं तो दूध में हल्का खट्टा पदार्थ कुछ डाल देती हैं, चाहे खटाई डाल दें, चाहे वो नींबू का रस डाल दें, दूध फट जाता है। उसके बाद हम उसको लस्सी बनाकर पीते हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के किस रोग के लिए टीका नहीं दिया जाता? नवजात शिशु को किस रोग के लिए टीका नहीं दिया जाता? तो यहाँ पर मलेरिया का टीका नहीं दिया जाता। डिप्टीरिया और क्षय रोग चेचक का टीका दिया जाता है, लेकिन मलेरिया का कोई टीका नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेकोनियम का संग्रहण शिशु में कितने माह से प्रारंभ हो जाता है? मेकोनियम क्या होता है? मेकोनियम जो बच्चे का मल होता है उसे हम मेकोनियम बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है? मेकोनियम का संग्रहण शिशु में कितने माह से प्रारंभ हो जाता है? जब बच्चा चौथे माह में होता है तो उसके अंदर मेकोनियम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा मैसूर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी मैसूर, हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो हमारा स्वाइन फ्लू होता है ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वाइन फ्लू जो हमारी बीमारी होती है ये हमारी श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ों को भी प्रभावित करती है। अगर कहीं फेफड़ा ऑप्शन में दिखे तो आप फेफड़ा भी कर सकते हैं, श्वसन तंत्र भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन की पोलियो मुक्त सूची में कब शामिल किया गया? तो जो भारत हमारा था ये हमारा 2014 में पोलियो मुक्त भारत हो गया था। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त सूची में 24 फरवरी 2014 को किया था। कब? 24 फरवरी 2014 को किया था कि भारत में कोई भी पोलियो केस नहीं आ रहे हैं, कोई भी विकलांग नहीं आ रहा है। ये हमारा WHO ने 24 फरवरी 2014 को घोषणा की थी। नेक्स्ट है, भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में पोलियो की टीकाकरण की शुरुआत है वो हमारी 1995 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1995 में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है देखेंगे, क्या नहीं है। यहाँ पर रोग है, यहाँ पर प्रभावित अंग दिया है। चेचक त्वचा को बिल्कुल सही है। डेंगू, अस्थमज्जा, प्लेटलेट्स। डेंगू में क्या होता है? डेंगू इसमें बहुत पीक पे चल रहा है। अक्टूबर नवंबर मंथ में डेंगू बहुत तेज़ी से वायरल होता है। ये सबके घर में लगभग हर मोहल्ले में 1-2 केस पक्का डेंगू को मिल जाएंगे। तो डेंगू क्या होता है? हमारे प्लेटलेट्स यानी कि अस्थमज्जा को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है हमारा। काली खांसी, स्वतंत्र, तो ये भी सही है। क्षय रोग हमारी आंत को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सुमेलित क्या नहीं है? ये हमारा क्षय रोग सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हमारे उसमें मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। CH2 मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य नवजात शिशु के सिर की औसत परिधि कितनी होती है? तो हमारी 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। नवजात की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 30 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? बच्चे को कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं? पोषण बिल्कुल करता है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी बिल्कुल करता है, स्कूल वातावरण ये भी करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं जब बच्चों का डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, बच्चों का बाल विकास पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर हमने ये सब सारी चीज़ों चर्चा की थी, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया था और अच्छे से पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु में अस्थायी दांत कब उगना शुरू हो जाते हैं? तो ये हमारे 6 से 7 माह में बच्चे, अपने घर में जब बच्चा होगा आपने देखा होगा, बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो उसके ऊपर के 2 दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी उन 2 दांतों के बीच उंगली रख के देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत कस के काट लेगा, जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दांत जो होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत तेज़ी से लग जाते हैं, ठीक है। पहले ऊपर निकलते हैं कि पहले नीचे निकलते हैं? हमको लगता है पहले ऊपर के दांत निकलते हैं। कमेंट में बताइएगा पहले ऊपर निकलते हैं कि नीचे निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बच्चे में सबसे पहले कौन से दांत विकसित होते हैं? तो हमारे कृंतक होते हैं। कृंतक मतलब आगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कृंतक दांत सबसे पहले निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिवार की विशेषताएं हैं, क्या होती हैं? सार्वभौमिकता होती, बिल्कुल सही है। संवेगात्मक आदर होता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक निगम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। परिवार की सारी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है, भारत के संयुक्त परिवारों का रूपांतरण एकाकी परिवारों में होता जा रहा है, इस कथन का कारण क्या है? क्या कारण है? तो हमारे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, नगरीकरण है, ये भी सही है। पश्चिमी संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे हमारे कारण होते हैं जो संयुक्त परिवारों का रूपांतरण एकाकी परिवार में होता है। एकाकी परिवार क्या होता है? एकाकी या एकल परिवार उसे हम बोलते हैं, जिसमें हम, हमारे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन जो होंगे वो अविवाहित होंगे। जैसे ही अगर मेरे भाई बहन विवाहित हो गए तो संयुक्त परिवार की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए एकाकी परिवार, एकल परिवार में क्या होता है? हम, हमारे मम्मी पापा और मेरे अविवाहित भाई बहन, यानी कि उनकी शादी अगर हो गई होगी तो वो संयुक्त परिवार में आ जाएंगे। अगर शादी नहीं हुई है तो वो एकाकी या एकल परिवार में आएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम समुदाय में अस्थायी विवाह को क्या कहा जाता है? मैंने जब पढ़ा रहा था मुस्लिम समुदाय के विवाह के बारे में, तो वहाँ पर एक बात की थी कि मुताह, जो मुताह होता है हमारा अस्थायी परिवार का, अस्थायी विवाह का एक प्रकार होता है मुताह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अस्थायी परिवार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक विधवा अपने पति के भाई के साथ विवाह करती है, तो इस विवाह को क्या कहा जाता है? पति के भाई यानी कि पतिव्रता, क्या है? पतिभ्राता विवाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पतिभ्राता विवाह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम 3 तलाक को